नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प आपबीती पर बात करेंगे। जी। कवि मित्र का कपट और उसका परिणाम। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं है ना? इसमें बहुत कुछ है। बिल्कुल। मानवीय रिश्ते, विश्वासघात का असर और फिर अच्छाई बुराई की वो जो मिली जुली सी तस्वीर होती है इंसान के अंदर, वो सब कुछ। और हम बात करेंगे प्रेमचंद की अपनी लिखी कहानी के आधार पर ही। जी। कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य घटनाक्रम है, पात्रों का जो व्यवहार है, उसके जरिए उन गहरे सवालों तक पहुंचे जो प्रेमचंद उठा रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? पहले तो कहानी का फ्लो समझना। कैसे वो कवि मित्र बनता है, फिर धोखा देता है। हाँ, फिर देखेंगे कि इस धोखे का लेखक पर, मतलब खुद प्रेमचंद पर क्या असर हुआ, मनोवैज्ञानिक असर। और फिर कहानी के संदेश, दया बनाम संदेह, कथनी और करनी का फर्क। इंसान का चरित्र कितना जटिल होता है। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो शुरुआत होती है, लेखक के पास कुछ पत्र आते हैं, तारीफ भरे पत्र। हाँ, एक लेखक के लिए ये आम बात है। तारीफ सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा अहम भी बढ़ता है। और ये पत्र थे कवि उमापति नारायण के। और ये बात खास थी, क्योंकि उमापति खुद भी कवि थे। लेखक उनकी रचनाएं पढ़ते थे तो उनकी तारीफ का वजन ज्यादा था। लेखक का अभिमान जागा कि भाई मैं भी कुछ हूं। बिल्कुल। और फिर जवाब में लेखक भी अपनी भाषा संवारने लगे, थोड़ा ज्यादा भावुक होकर लिखने लगे। और अनजाने में ही सही अपनी थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बढ़ा चढ़ाकर बता दी। हाँ, वो दादाजी रियासत के मैनेजर, पिताजी दफ्तर के प्रधान अध्यक्ष, इस तरह की बातें। जी। फिर उमापति के अगले पत्र में उनकी पत्नी के तरफ से भी श्रद्धा का जिक्र आया। ये लेखक के लिए नया था। घर और बड़ा, उन्होंने भी अपनी पत्नी की ओर से श्रद्धा जताई। शायद एक अच्छी गहरी दोस्ती की उम्मीद में। हाँ, तो ये जो शुरुआती पत्र व्यवहार है ना, ये एक तरह से स्टेज सेट करता है। कैसे तारीफ और चापलूसी इंसान को, खासकर एक रचनाकार को, इमोशनली घेर सकती है। और शायद सोचने समझने की ताकत को भी थोड़ा धुंधला कर दें। यहीं से वो छलावे का जाल बुनना शुरू होता है। बिल्कुल। और फिर एक दिन अचानक उमापति नारायण खुद आ पहुंचते हैं। लेखक के घर, बिना किसी खबर के। और उनका हुलिया, वो भी थोड़ा अजीब। श्याम वर्ण, नाटा कद, चेचक के दाग। गले में फूलों की माला, पैर में फुलबूट। लेखक के एक दोस्त वहीं थे, उन्होंने देखकर कहा भी। हाँ, कि जरा इनसे होशियार रहिएगा, मुझे तो उचक्के से मालूम होते हैं। लेकिन लेखक ने वो आदर्शवत दिखाया। टाल दिया। कहा, मनुष्य कपड़ों में नहीं, हृदय में रहता है। शायद प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं कि कैसे हम बाहरी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर तब जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हों, भले ही सिर्फ पत्रों से। फिर घर लाए, खातिरदारी हुई, कविताएं सुनी। जो लेखक को खास समझ नहीं आई, पर तारीफ तो करनी ही थी। और फिर आई उमापति की कहानी। जी, वो क्लासिक कहानी। ट्रेन में कोट चोरी हो गया, साथ में 50 रुपए भी। पत्नी को मायके से लाना है, ससुराल में रस्म है, पैसे चाहिए, 50 रुपए उधार मांगे। अब यहाँ लेखक का संकोच देखिए। वो हिचकिचाए। हाँ, क्योंकि पहले भी धोखा खा चुके थे, मन में शक तो आया। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ वो सामाजिक दबाव भी था। एक मित्र है, मदद कैसे ना करें, अपनी सज्जनता कैसे बनाए रखें। ये कश्मकश थी। हाँ। और तभी उनकी पत्नी की एंट्री होती है। एकदम प्रैक्टिकल। उन्होंने तो साफ कह दिया, तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं सब तुम्हें ठगने ही आते हैं। और सलाह दी कि देना है तो ये समझ कर दो कि पानी में फेंक रहे हो, उधार मत समझो। जमीनी हकीकत बनाम आदर्शवाद। बिल्कुल। लेकिन लेखक, उन्होंने अपनी मर्यादा बचाने के लिए, शायद ये दिखाने के लिए कि वो मदद कर सकते हैं, पत्नी से थोड़ी बहस भी की। हाँ, और रुपए दे दिए। ये मर्यादा वाली बात भी सोचने वाली है। क्या ये सिर्फ दिखावा था, या अपने आदर्शों पर टिके रहने का एक वहम? खैर, कहानी आगे बढ़ती है। उमापति 7वें दिन लौटे, परिवार के साथ। पर पैसे वापस नहीं किए। नहीं, बल्कि 2 दिन और रुके। और जाने से पहले एक और कहानी। कि पिताजी से गांव में मिलना था, वो तहसील वसूलने गए थे, भेंट नहीं हुई, ससुराल में पैसे खत्म, अब रेल का किराया भी नहीं। और 25 रुपए और मांग लिए। इस बार लेखक की निराशा साफ थी, चेहरे पर दिख रही थी। लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाए। और पत्नी ने इस बार बिना बहस के रुपए दे दिए। हाँ, शायद वो समझ गई थी कि बहस बेकार है, या पति की लाचारी देख ली थी। लेखक ने एकदम बेमन से पैसे दिए, विदा करने भी नहीं गए। फिर उमापति चले गए। एक खत आया कि बरार जा रहे हैं, और फिर सन्नाटा। लेखक ने तकाजे किए, साधारण पत्र भेजे, रजिस्टर्ड भेजे, कोई जवाब नहीं।
अब जाके धोखे की तस्वीर पूरी हुई। लेखक को मानना पड़ा कि पत्नी की जो आशंका थी वो अक्षरशः सच थी। हाँ, और यहीं वो कपट के जाल वाला हिस्सा पूरा होता है। अच्छा, तो ये तो हुई धोखे की बात। अब इसका असर क्या हुआ लेखक पर? असर गहरा पड़ा, मतलब स्वाभाविक है, विश्वास टूट गया एकदम। वो शकी हो गए, थोड़े कठोर भी। जी, प्रेमचंद लिखते भी हैं, इस कपट व्यवहार का मुझ पर वही असर पड़ा जो साधारणतः स्वाभाविक रूप से पड़ना चाहिए। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। नहीं, ये भरोसे का कत्ल था। इसने उनका नजरिया बदल दिया, दुनिया को देखने का ढंग बदल गया। हाँ, और ये बदला हुआ नजरिया हमें कहानी के दूसरे हिस्से में साफ दिखता है। बिल्कुल, जब उनके प्रेस में वो नया बिहारी कंपोजिटर आता है। पढ़ा लिखा युवक था, असहयोग आंदोलन की वजह से पढ़ाई छूटी थी, मजबूरी में काम कर रहा था। और वो बीमार पड़ जाता है। शहर में नया, अकेला, बुखार उतर नहीं रहा, घबरा गया, घर जाना चाहता था। तो उसने लेखक से कुछ रुपए एडवांस मांगे, मदद मांगी। वादा भी किया कि घर पहुंचते ही भेज देगा। उसकी जरूरत असली लग रही थी, हालत खराब थी। और यहीं लेखक के अंदर फिर से वो द्वंद्व उठता है। लेकिन इस बार पल्लड़ा दूसरी तरफ झुक गया। हाँ, एक तरफ बीमार लड़के के लिए दया थी, मदद की इच्छा थी, लेकिन दूसरी तरफ उमापति वाला कड़वा अनुभव, वो हावी हो गया। शक गहरा था, कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। ये बात सोचने वाली है, क्या ये शक सिर्फ उमापति के अनुभव से था, या इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि उमापति जैसा पढ़ा लिखा आदमी धोखा दे गया? मतलब कि जब पढ़े लिखे लोग ऐसा कर सकते हैं तो किसी पर भरोसा कैसे करें? हो सकता है, या शायद उनकी अपनी आर्थिक स्थिति की असुरक्षा भी रही हो, कौन जाने। वजह जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि लेखक ने अपनी दया को दबा दिया। हाँ, पैसे होने का बहाना बना दिया, कहा जितनी तनख्वाह बनी है वो ले जाओ। कंपोजिटर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर मिन्नत की, पर लेखक का दिल नहीं पिघला। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, नैतिक रूप से। लेखक जो शायद अपने लेखों में बड़ी बड़ी बातें लिखते होंगे, दया, मानवता, व्यवहार में एकदम उल्टा। लेकिन तभी कहानी फिर घूमती है। वो निराश कंपोजिटर बाहर निकला और उसकी मुलाकात हुई दफ्तर के क्लर्क पंडित पृथ्वीनाथ से। और पंडित पृथ्वीनाथ ने क्या किया? उन्होंने पूरी बात सुनी और बिना ज्यादा सोचे समझे दफ्तर के मुनीम से 15 रुपए उधार लिए और उस कंपोजिटर को दे दिए। ये कमाल की उदारता थी, अप्रत्याशित। यही कहानी का वो विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट खुलकर सामने आता है। जी, लेखक जो गुरु माने जा सकते हैं, ज्ञान की बातें करने वाले, वो शक में फंसे रह गए। और एक साधारण क्लर्क, चेला, जो शायद लेखक की बातें सुनता भी हो, उसने सहज मानवीय करुणा दिखा दी। प्रेमचंद की वो टिप्पणी, गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो गए, एकदम सटीक बैठती है यहाँ। लेखक की अपनी प्रतिक्रिया भी देखिए, बड़ी जटिल है। हाँ, उन्हें अपनी नीचता पर शर्म तो आई, लज्जा आई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संतोष भी था कि चलो, मेरे उपदेशों का असर दूसरों पर तो हो रहा है। भले मुझ पे ना हो रहा हो, चिराग के तले अंधेरा रहा तो क्या हुआ, उसका प्रकाश तो फैल रहा है। ये एक तरह का खुद को सही ठहराने जैसा है। बिल्कुल। और मनी मन वो ये भी सोच रहे थे कि पृथ्वीनाथ के पैसे भी डूबेंगे, तब मैं मजाक उड़ाऊंगा। देखिए, शक कितना गहरा बैठ गया था। लेकिन उनकी ये उम्मीद या आशंका कह लीजिए झूठी निकली। 5वें दिन ही कंपोजिटर ने मनी ऑर्डर से 15 रुपए वापस भेज दिए। और इस बात का लेखक पर जो असर हुआ, वो उसे कहते हैं आंखें खोल देने वाली यातना। यातना शब्द, ये बहुत भारी है। शायद इसलिए क्योंकि ये घटना सिर्फ उनकी गलती ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी साबित करती है कि दुनिया को देखने का उनका जो नया शक्की नजरिया बन गया था, वो खुद कितना अधूरा और गलत था। जी, उन्हें अपनी ही इंसानियत पर शर्म आई होगी, अपनी कठोरता पर। हाँ, तो ये दूसरा हिस्सा हमें दिखाता है कि बुरा अनुभव इंसान को बदल तो सकता है, पर अच्छाई कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। हाँ, और कभी-कभी दूसरों की अच्छाई देखना अपनी कमियों को देखने से ज्यादा तकलीफ देता। और यहीं से हम कहानी की मुख्य विडंबना पर आते हैं। हाँ। कथनी और करनी का फर्क। लेखक जो विचारों की, आदर्शों की दुनिया में जीते हैं, वो असल जिंदगी में, खासकर जब अपना नुकसान होने का डर हो, अपने ही आदर्शों पर खरे नहीं उतर पाते। वो चिराग तले अंधेरा वाली बात खुद उन पर लागू हो गई उस बुरे अनुभव के बाद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये भी तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ने ये पूरा किस्सा लिखकर एक पत्रिका में छपवा दिया। कहा कि उद्देश्य है जनता को कपट के नतीजों से सावधान करना। और इसका एक एकदम अप्रत्याशित नतीजा निकला। कहानी छपने के चौथे ही दिन उमापति नारायण ने 75 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दिया। और कूपन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था,
क्षमा। अब लेखक की प्रतिक्रिया देखिए, वो पिछली सारी ग्लानि, नैतिक दुविधा सब भूल गए। डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया है, बस इसी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। ये भी इंसान का स्वभाव है। आर्थिक नुकसान पूरा हो जाए तो अक्सर नैतिक सवाल पीछे छूट जाते हैं। लेकिन एक और मोड़ बाकी था। जब उन्होंने खुशी खुशी ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने उन्हें ही डांट दिया, उन्हें ही लोभी कह दिया। हाँ। पत्नी का तर्क था कि थोड़े से पैसों के लिए किसी के पीछे पड़ जाना ये कोई भलमनसाहत नहीं है। उनका मानना था कि जब उमापति जैसा पढ़ा लिखा आदमी वादा नहीं निभा पाया तो जरूर कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, विवश रहा होगा। और एक मजबूर इंसान को बार बार तकाजे करके शर्मिंदा करना ठीक नहीं। ये नजरिया उमापति को सिर्फ एक विलेन के तौर पर देखने से रोकता है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हालात इंसान को बेईमान बना सकते हैं। क्या हर धोखे के पीछे सिर्फ बुराई होती है या कभी लाचारी भी? पत्नी का वो कहना कि कोई मनुष्य जिसका सर्वथा नैतिक पतन नहीं हो गया है, यथाशक्ति किसी को धोखा नहीं देता, ये मानवीय स्वभाव की जटिलता दिखाता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेके जाएं? पहली बात तो शायद यही कि किसी को भी फटाफट जज नहीं करना चाहिए, न तारीफ करने वाले कवि को, न मदद मांगने वाले कर्मचारी को। सही कहा। दूसरी बात, बुरे अनुभव हमें बदल सकते हैं, शक्की बना सकते हैं, लेकिन हमें इस बदलाव से भी सावधान रहना चाहिए, कहीं हम अपनी इंसानियत ही ना खो दें। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि इंसान का चरित्र सीधा सपाट नहीं होता, बहुत जटिल होता है। एक ही इंसान में अच्छाई, बुराई, दया, कठोरता, ईमानदारी, बेईमानी सब कुछ हो सकता है। पंडित पृथ्वीनाथ की सहज नेकी, कंपोजिटर की ईमानदारी, उमावती का धोखा और फिर शायद पश्चाताप, लेखक का आदर्शवाद और फिर पतन, और फिर पत्नी का वो व्यवहारिक लेकिन सहानुभूति वाला नजरिया। ये सब मिलकर इंसान के तजुर्बे की एक बहुत उलझी हुई लेकिन सच्ची तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक धोखे ने लेखक को शक और कड़वाहट से भर दिया, लेकिन फिर एक क्लर्क की दया और एक कर्मचारी की ईमानदारी ने उन्हें खुद को फिर से देखने पे मजबूर किया। और अंत में पैसों की वापसी और पत्नी के नजरिए ने कहानी को एक साधारण सीख वाली कहानी बनने से बचा लिया और इसे मानवीय चरित्र की उलझी हुई गलियों में लाकर छोड़ दिया। हाँ, और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लेखक ने अपनी कहानी छापी क्यों? क्या सच में सिर्फ समाज को आगाह करने के लिए? या कहीं ना कहीं मन में अपमान का बदला लेने की इच्छा थी, या शायद पैसे वापस पाने की कोई छिपी हुई उम्मीद? और उमापति ने पैसे क्यों लौटाए? क्या सच में शर्मिंदगी महसूस हुई, या कहानी छपने के डर से, या सामाजिक दबाव में? इन किरदारों के कामों के पीछे की असली वजह, असली मंशा शायद हमेशा एक पहेली ही रहेगी। जी बिल्कुल।